नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10th टाइम 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह शपथ लिए। मुझे ध्यान नहीं आता कि देश में ऐसा कोई और उदाहरण है इस तरह का। तो आज नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पे उनकी एक तरह से बायोग्राफिकल स्केच को हम स्केच आउट करेंगे, कैसे उनकी राजनीति की शुरुआत हुई और पिछले 3-4 दशक में किस तरह से वो एक इतनी डोमिनेंट पोल पोजीशन में आए बिहार में और अभी तक स्थापित है उस स्थान पे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि बिहार का जो इलेक्शन आउटकम है उसका क्या नेशनल कैनवस पे अब क्या असर पड़ेगा। और ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, इन सब चीजों को विस्तार से हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में नीरजा चौधरी, देश की सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक। तो नीरजा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, और बहुत आभार आपका कि आप इस पॉडकास्ट में शामिल हो रही हैं और हम कोशिश करेंगे इसको नियमित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नीतीश कुमार एक एक किस्म के युग पुरुष, यू नो, सच अ कोलोसस इन हिज ओन वे। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल तक चीफ मिनिस्टर होना तो और लोग भी हुए हैं, इनसे ज्यादा भी हुए हैं कई मुख्यमंत्री। लेकिन 10वीं बार ओथ लेना, 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनना, शायद वो आपने सही कहा, वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया है। और एक जो युग आपने कहा, पिछले 35 साल में बिहार और उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस का डोमिनेंस रहा है, जिसकी वजह से हम कोलिशन ईरा में गए थे। मंडल, आपको याद होगा, मंडल का निर्णय जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लिया 1990 में। और क्या था वो निर्णय? 27% आरक्षण देना ओबीसीज को सरकारी नौकरियों में। उससे बवाल मचा था, उससे भाजपा ने अपना कार्यक्रम और तेज किया था मंदिर बनाने का, तो मंडल वर्सेस कमंडल हो गया था। उस राजनीति से निकले थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने और उनकी पत्नी ने 15 साल रूल किया बिहार को, 90 से 2005 में, और 2005 में नीतीश कुमार ने वो कमान संभाली। दोनों ओबीसीज हैं और 20 साल तक उन्होंने राज किया। और अब फिर जैसा मैंने कहा, 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है, अगली टर्म में है। अब इंटरेस्टिंग चीज है संजीव इसके बारे में कि ये चुनाव जो देखा हमने 2025 का, बिहार 2025 was all about नीतीश कुमार। मैं तो मानती हूँ बहुत हद तक, बहुत कारण थे वो, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है इस समय, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक सहानुभूति प्रकट हुई थी बिहार में नीतीश कुमार के प्रति। लोगों को मालूम था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा देर वो मुख्यमंत्री शायद नहीं रहेंगे, उनको पता था ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन एक मायने से बिहार की जनता द्वारा एक थैंक यू था उनके प्रति। बिल्कुल सही बात कह रही हो। लोग ये कहते थे, मतलब जो शब्द यूज करते थे बार बार, कई लोगों ने ये शब्द यूज किया, वो था श्रद्धा, एक्सप्रेस करना हमारी श्रद्धा, कि उन्होंने कई चीजें की हैं, कई चीजें नहीं भी की हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है बिहार के लिए किया है, अपने परिवार के लिए नहीं किया है। ये लोग बार बार कहते थे। उनका बेटा है निशान, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उनको देखिए। मैं कल देख रही थी, उनका एक्स पे था, एक किसी यूट्यूब में किसी पे था, जबकि जिस तरह से बहुत बहुत रिस्ट्रेंट से बोल रहे थे वो। नीतीश कुमार ने अपने को कभी आगे नहीं किया, अब तो शायद उनके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे हर 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 और पार्टी को, जनता दल यू को ही नहीं, सबको अभिनंदन दिया जीत के लिए, और कहा कि बिहार की जनता को बाबूजी के प्रति आशीर्वाद ये है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही समअप किया है। नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी रही है और जिसको थैंक यू, श्रद्धा, सहानुभूति, सबका एक किस्म का सम्मिश्रण था। और कहीं कोई जो नाराज थे वो भी ऐसे उग्र तरीके से नाराज नहीं दिखते थे। बेरोजगारी का मुद्दा था,
थोड़ा कहीं-कहीं कानून व्यवस्था का भी मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के प्रति कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट तो दूर-दूर तक कहीं नहीं दिखा। और उसका कारण जैसे आपने बताया कि भई एक तो काफ़ी हद तक उनका 2005 से 15 के बीच में जो एक सुशासन बाबू की छवि बनी, फिर परिवार को आगे नहीं करना और फिर खुद की इमेज बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन, मतलब उन पे कभी व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप नहीं लगे। इन सब का लाभ उनको एंड में मिला। लेकिन हम फिर एक बार शुरुआत में जाते हैं, जैसे आपने कहा कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो शुरू में नीतीश कुमार और शरद यादव भी होते थे उन दिनों, ये दोनों लालू जी के अंडर स्टडी से नजर आते थे, मतलब एक सबॉर्डिनेट पोजीशन में। तो नीतीश कुमार उस सबॉर्डिनेट पोजीशन से या द्वितीय तृतीय नंबर की भूमिका से प्रथम पायदान पे कैसे पहुंचे, टॉप रंग उन्होंने कैसे ऑक्यूपाई किया, जरा वो कहानी भी बताइए। देखिए, मुझे याद है 1987 से 90 तक, जब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से निकले 1987 में, और राजीव गांधी को उन्होंने आड़े हाथ लिया और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया जो जीता 1990 में और रिप्लेस किया राजीव गांधी को। उसी तहत लालू यादव बने थे उसी साल चीफ मिनिस्टर। मुझे याद है कि फिरोजशाह रोड पे शरद यादव का घर था और हम लोग जाया करते थे, और वहां बाहर गार्डन में शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार बैठे रहते थे। घंटों बैठे रहते थे, बातचीत होती थी, जैसे इनके पास और कुछ काम करने को ही नहीं था। शरद यादव उस समय नेता थे इनके। लालू यादव जब बने ना, उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना कि शरद यादव का रोल बदला, उनकी पोजीशन बदली, नीतीश कुमार तो वैसे ही नंबर 2 माने जाते थे। तो उस समय जो चर्चा होती थी दिल्ली की पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि नीतीश कुमार विल ऑलवेज रिमेन नंबर 2, ही इज मोर कंफर्टेबल बीइंग नंबर 2, लालू लीडर हैं। तो किस जैसे लालू का युग खत्म हुआ, पहले 5 साल उनको बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप से बिहार के 85% ऑफ द पॉपुलेशन ओबीसी थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड थे, दलित थे उनमें, और माइनॉरिटीज थी उनमें, 85% को उन्होंने आवाज दी, तो उनको एक डिग्निटी थी। ये लालू यादव का रोल था। उसके बाद जो आया टाइम, उसमें लालू यादव का जो गवर्नेंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था, और उन्होंने अपने परिवार, राबड़ी देवी के भाइयों को आगे आने दिया, साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब लोग आए। वो फिर डिटीरियरेट कर गया इनटू अ जंगल राज, जो कि भाजपा ने बहुत खूबी से इस्तेमाल किया इस इलेक्शन में, लोगों को याद दिला के कि आप अगर तेजस्वी यादव को देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे, तो रिटर्न ऑफ जंगल राज है। और कहीं ना कहीं शायद वो काम भी किया है। जो पुराने लोग हैं, नई जनरेशन नहीं, पुराने लोगों तो याद है उस समय क्या होता था। नीतीश कुमार जब आए 2005 में, उन्होंने पार्टी तो टूट गई थी, इन्होंने समता पार्टी बनाई थी, और भाजपा से इन्होंने हाथ मिलाया। उस समय मुझे याद है, मैं गई थी, जब बिहार गई थी लालू के लास्ट में, तो कहानी जो आती थी 5-6 बजे के बाद लोग दिखते नहीं थे सड़कों पे। अब जो कहानियां सुनने को मिलती थी किडनैपिंग, एक्सटॉर्शंस की, और कि किसी के फ्लैट में आप जा सकते हो, इनके लोग जो गुंडे थे, और फ्लैट को आप हासिल कर लोगे, किसी शोरूम में जाओगे तो कार को उठा लोगे, इस तरह की चीजें होती थी। रूल ऑफ लॉ की बात नहीं थी। नीतीश कुमार विदिन आई थिंक मंथ्स, नॉट इवन मंथ्स, जब मैं गई थी बिहार पटना वापस, और गांधी मैदान में 11:30 बजे रात को यू कुड सी फैमिलीज ईटिंग आइसक्रीम, जो कि पहले अनथिंकेबल हो गया था पटना में। तो एक ये दिमाग में कई इमेजेस रह जाती है ना। तो नीतीश कुमार जब आए, मुझे हाल में एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो जिन्होंने इनके साथ काम किया था, उन्होंने कहा इन्होंने फ्रीडम दी थी ब्यूरोक्रेट्स को टू डू व्हाट दे वांट, बिल्कुल भी पाबंदी नहीं थी, डायरेक्शन नहीं आती थी कि क्या करना है। नंबर 2, एक मीटिंग में सून आफ्टर ही टुक ओवर, उन्होंने कहा था अब हमें फोकस करना है गवर्नेंस, गवर्नेंस और गवर्नेंस।
तो हम्म ये जो फोकस था उनका। अब इसका मतलब ये नहीं है, और क्रिटिक्स आर राइट जब वो कहते हैं कि अगर आप देख लीजिए बिहार की स्थिति आज, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी छलांगे मारी हैं बिहार ने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेके। अगर बिहार का जीडीपी 1/3 नेशनल एवरेज है, बिहार के 64% फैमिलीज को आज भी 300 रुपया दिन का मिलता है, और बिहार में 90% से ज्यादा टू मतलब व्हीकल्स ही नहीं है, फोर व्हीलर नहीं, टू व्हीलर्स भी नहीं है आज। ये जो आपके सामने है वो एकदम सही है आंकड़े, ऐसा नहीं है कि बिहार की स्थिति बहुत इम्प्रूव की है। और एक मैं कहानी बताऊंगी यहाँ, इट्स अ लॉन्ग आंसर, सॉरी संजीव। नो मैं प्रॉब्लम लीजिए। एक गांव में गई इस बार, जहाँ की मैं 46 इयर्स अगो गई थी, पीपर घाटी करके है, ये बोधगया के पास है। ये मुसहर कम्युनिटी, जिसको जितिन मांझी जो यूनियन मिनिस्टर हैं अब और सीएम भी थे 2014 में नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए कुछ महीनों के लिए, तो उनकी कम्युनिटी रहती है मुसहर डोमिनेटेड, और मुसहर यूज्ड टू किल रैट्स एंड ईट रैट्स, हम्म चूहों को खाते। इतनी बदतर स्थिति है उनकी आज भी। जब मैं उस गांव में गई, हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट है, पक्की सड़क है, घरों को पक्का सेमी पक्का कर दिया है, मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, वगैरह वगैरह, लेकिन आज भी बच्चे वहां नंगे घूम रहे थे जो स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे शॉक की, 3-4 ग्रुप्स ऑफ विमेन, 12-15 मुसहर महिलाओं के साथ मैंने जब बात की, उनके बच्चे स्कूल अब जा रहे हैं, पर उनमें से एक भी पढ़ी लिखी नहीं थी, एक भी। और फिर मैंने दिल्ली आके देखा, ये खोज किया, 2011 के सेंसस में देखा, और आई वाज शॉक्ड कि फीमेल लिटरेसी रेट अमंगस्ट मुसहर विमेन, मुसहर महिलाओं का फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस इज 1.5%, वन 1.5%। 1.5। शॉकिंग। जब बिहार में वो रेट 51%, नेशनली 65% था। तो आई वाज शॉक। माउंट। खैर, मैं जो पॉइंट कह रही हूँ, इन्होंने ये तो उन्होंने सेंस किया कि 2014 में जब 2 सीटें आई लोकसभा चुनाव में इनकी, नीतीश कुमार की पार्टी की, तो ही रिजाइन इमीडिएटली। वो उन्होंने एक बड़ा, जो कि आजकल कोई रिजाइन नहीं करता है, बट ही बिलीव दैट मॉरल अकाउंटेबिलिटी, रिजाइन किया। और उन्होंने किसको बनाया? जितिन मांझी को, एक मुसहर को। आप इमेजिन करिए उसका इम्पैक्ट मुसहर कम्युनिटी में क्या होगा, पॉलिटिकल, मतलब जो फील गुड होता है, लेकिन इकोनॉमिक सोशल कंडीशन वो अलग चीज है, उसको बहुत आगे जाना है। ट्रेजेडी है कि जितिन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग भी अपनी परिवारों को ही इनकरेज कर रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात आपकी बात से निकल के आ रही है, और कहीं हमने उस पर उतनी लाइट नहीं डाली, कि प्रकाश नहीं डाला, कि आपने ये तो कहा कि भाई 90 से 2005 तक एक तरह से लालू युग रहा, जिसकी समाप्ति के बीच उनकी गवर्नेंस स्टाइल में थे इतना अपराध का बढ़ना। उनके जो साले साधु यादव वगैरह पे तो कितनी उन दिनों फिल्में बनी है उनको बिना उनका नाम लिए, कैरेक्टर की किस तरह से अत्याचार होता था, किस तरह से लूटमार होती थी, शोषण होता था, महिलाएं तक उठा ली जाती थी, घर पे कब्जे हो जाते थे, मतलब टोटल जंगल राज, गुंडा राज की एक छवि बनाई गई। और फिर जब नीतीश आए तो उन्होंने जो सुशासन दिया या ब्यूरोक्रेट्स को छूट दी, बट जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू है नीरजा, वो ये है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल राइज कैसे हुआ कि उन्होंने लालू को डिफीट कर पाए, और समता पार्टी उस पोजीशन पे आई कि बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और उसका कारण कि लालू युग में जो एक, पहले लालू सभी पिछड़े वर्गों के मसीहा की तरह देखे जाते थे, फिर सिर्फ यादवों के मसीहा की तरह देखे जाने लगे, और बाकी ग्रुप्स को किस तरह से अपनी फुलवारी में या अपने गुलदस्ते या बुके में नीतीश कुमार ने सजाया और एडजस्ट किया, वो भी तो एक रिमार्केबल स्टोरी है। बहुत रिमार्केबल स्टोरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि लालू यादव की जो कास्ट है, यादव एक मिलिटेंट कास्ट ही नहीं है, बड़ी कास्ट है अमंगस्ट ओबीसी, सबसे बड़ी 14% है अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस जो इन्होंने अभी किया है 2023 में। नीतीश कुमार की कास्ट कुर्मी, 2% से थोड़ा अधिक।
अब 2% की कास्ट से आप बैकिंग से किस तरह से आप पूरा, जैसे कहा ना आपने, गुलदस्ता बनाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बीजेपी से हाथ मिलाना तो अपर कास्ट आएगा, लेकिन उनको मसीहा बनना है अपनी कास्ट का नहीं सिर्फ, बल्कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो बहुत बड़ा तबका है। वो एक जमाने में जब कर्पूरी ठाकुर थे तो दो उन्होंने रिपोर्ट्स निकाली थी, एनेक्शर 1 एंड एनेक्शर 2 बोला जाता था। एनेक्शर 1 ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स के बारे में था, और एनेक्शर 2 ओबीसी जो यादव, कुर्मी, कोयरी जो बड़ी जातियां हैं बैकवर्ड क्लासेस में। तो इन अभी जो हाल का सेंसस है उसमें 36% है ईबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 36%, और ओबीसीज जो है यादव, कुर्मी को ये लोग 27% के लगभग हैं। तो ये जो 36% की अगुवाई करना, फिर उन्होंने क्या किया, रामविलास पासवान एक दलित नेता थे, पासवान दुसाद जिनको कहते हैं, दलित आज तकरीबन 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 20% है, उसमें 5% है पासवान, उनमें 5% है रविदास जो चमार बोलते हैं, 3% है मुसहर, और बाकी छोटी दो भी बातें इस तरह से करके कहीं है। तो इन्होंने नॉन पासवान कम्युनिटीज को, दलित को एक कैटेगरी बना दी, महादलित जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। नहीं, तो वो ये करके जो बैकवर्ड अमंग एबीसीज प्लस महादलित दलित का प्लस कॉम्बिनेशन। पसमंदा मुसलमान, so backward amongst the, more backward amongst the OBCs, more backward amongst the Dalit, more backward amongst the Muslims. अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस बार पसमंदा मुस्लिम्स भी। एक मुस्लिम महिला ने मुझे कहा पटना में कि हम दो बार से नीतीश कुमार को वोट देते आए हैं, इस बार हम नहीं देंगे क्योंकि हमको लगता है बीजेपी उनको शायद इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी, तो उस डर से हम नहीं देंगे। क्या उन्होंने एक पूरा रेनबो इकट्ठा किया, अपने बहुत खूबी से किया। और दूसरी बात जो एक कांग्रेस के सीनियर नेता ने मुझे कही और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने कहा उनकी पॉलिटिक्स जो 20 साल की है, उस पॉलिटिक्स का एक मंत्र था, अपने सपोर्टर को बढ़ने नहीं देना, अपने विरोधी को मरने नहीं देना। अपना सपोर्टर बीजेपी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को बिहार में होने ही नहीं दिया, और भाजपा को भी एक क्रेडिट जाता कि उन्होंने नहीं किया। वो डीएनए ही भाजपा का अलग है अभी तक बिहार में, और एंटी मुस्लिम फीलिंग आपको बिहार में नहीं मिलेगी। तो और दूसरा जो उन्होंने किया, जो मैंने कहा ना आपको पहले कि ब्यूरोक्रेट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कोई भी कॉम्यूनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये 2-3 लोगों ने मुझे बताया इस बार, कुछ भी शुरुआत भी होती है थोड़ा होता है, उसको मजबूती से पुट डाउन करना है। तो भाजपा के नेता इन ब्यूरोक्रेट्स को कहते थे कि आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, उसको नहीं अरेस्ट कीजिए, लेकिन उनको फ्री हैंड नीतीश कुमार ने कहा बिल्कुल जो करना है, रिक्वायर्ड है, वही करना है। तो अपने सपोर्टर को बढ़ने नहीं देना, अपने विरोधी को बढ़ने नहीं देना। विरोधी मीन्स लालू यादव। ये अगर वो लालू यादव की फैमिली की रेलेवेंस उन्होंने रखी, नहीं तो यादव भाजपा की तरफ चला जाता, अगर ये फैमिली की रेलेवेंस नहीं होती तो 2 बार उन्होंने लालू से भी हाथ मिलाया, लालू यादव ने भी इनको सीएम बनने दिया, निस्बत इसके कि उनकी ज्यादा सीटें थी पिछली बार। तो ये जो पॉलिटिक्स थी ना, बहुत खूबी से, जिसको पलटू राम पॉलिटिक्स हम कहते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत सोची समझी शायद रणनीति भी थी। अपना सर्वाइवल तो ये भी था कि उनको सीएम बने रहना है, पर एक सोची समझी पॉलिटिक्स थी जिसके तहत वो अपनी रेलेवेंस को रखे रहे, हालांकि बहुत छोटी कास्ट को वो बिलोंग करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इस पॉइंट पे भी हम लौटेंगे जो आपने कहा, उन्होंने जो भाजपा को बढ़ने नहीं दिया और उसकी उस तरह का फुटप्रिंट नहीं होने दिया,
और जो कि इन चुनावों ने काफी हद तक तय कर दिया है कि आगे की स्थिति शायद भाजपा का फुटप्रिंट बढ़ेगा। लेकिन हम उस पे लौटेंगे। थोड़ा नीतीश कुमार पे ही और बात करें कि जब 2005 से 2015 के बीच में, 2009 से 2015 के बीच में, बिल्कुल जब एक सुशासन बाबू की छवि थी, एक समय ऐसा था कि कितने सारे लोग जो एंटी कांग्रेस या नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी की दुनिया देखते थे, तो उनको नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नजर आते थे। और दोबारा नजर आया इंडिया अलायंस जब बना अभी 2020s में। लेकिन दोनों बारी वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उसको ग्रैब नहीं कर पाया, उसको बुना नहीं पाया। एक चीज है ये, हम लोग इस पे बात कर रहे थे संजीव, कि नीतीश कुमार is probably one of those figures in India uh, who could have become prime minister and did not become. अब इंडिया वो हाउ टू पुट इट, उन लोगों में है जो कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए. इंडिया डिड नॉट जै, गेट देम प्राइम मिनिस्टर. हाँ, जैसे कहते थे हमेशा, जब तक अटल जी नहीं बने, द द बेस्ट मैन हु कुड नेवर क्रॉस दैट ब्रिज, कि पीएम नहीं बन पाए। फिर फाइनली तो वो बन गए 90s में, और 2-3 बार बने, बट नीतीश कुमार वो ब्रिज कभी पार नहीं कर पाए। That line जो India might have liked to see as prime minister, उसमें True. सरदार पटेल थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसमें प्रणब मुखर्जी थे, उसमें शरद पवार थे, जिनका बनने का मौका था पर एन मौके पे नहीं बन पाए. तो मैं मानती हूँ शायद नीतीश कुमार, अब कई लोग हैं इंडिया ब्लॉक में, ऑपोजिशन में, वो मानते हैं कि अगर उनको कन्वीनर ऑफ इंडिया ब्लॉक बना दिया जाता तो शायद 2024 की लोकसभा की कहानी अलग ही होती. यूपी में इंडिया ब्लॉक ने बहुत अच्छा किया. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने मिलकर, समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने भाजपा का टैली 62 लोकसभा सीट से 33 पे ले आए, जिसकी वजह से भाजपा 240 पे आई लोकसभा में. मान लीजिए बिहार में गठबंधन रहता, अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाता तो 24 के शुरू में शायद वो पलटा नहीं खाते. अगर बन जाते, महागठबंधन के साथ रहते और बिहार और प्राइम मिनिस्टरियल चेहरा होते, तो बिहार तो टोटली जाता ना इनके साथ. अभी क्या हुआ, एनडीए को 30 आउट ऑफ 40 सीट्स मिली थी, दूसरी साइड को 9. तो ये तो बिल्कुल रिवर्सल तो होता, बल्कि रिवर्सल से ज्यादा हो जाता. उसमें आप टोटल 20-30 सीटें अगर डाल दीजिए बिहार की भी. और उस समय आपको याद है मूड भी थोड़ा हिंदी हार्टलैंड की स्टेट में, यूपी में तो बदला हुआ था, बिहार में बदल सकता था, जैसे कि हमने 2015 में देखा. तो ही इज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया डिडंट गेट पॉसिबली. दीज आर इफ्स एंड बट्स ऑफ हिस्ट्री, जिसको आप और मैं डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ कह नहीं. लेकिन बिल्कुल सही आपने बात है। पहले कहा ना कि इस इलेक्शन द्वारा ये गलती हुई, क्या हुआ, जो भी हुआ, कांग्रेस की वजह से हुई, ममता बनर्जी की वजह से हुई. कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं हम नेशनल प्लेटफॉर्म वन इन रीजनल पार्टीज को कैसे दे दे, क्यों दे दे, अभी भी बोलते हैं ये. इन पार्टी, मोस्ट ऑफ दीज पार्टीज एक्सेप्ट केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तो एक स्टेट तक सीमित है. मतलब थिंकिंग कांग्रेस की अभी भी वो है. तो ये लेसन्स जो है ना, ये दो जगह पे हैं जो हुआ नीतीश कुमार के साथ. एक तो इसने बीजेपी को फिर से इनविंसिबल बना दिया है. आपने वो देखा ना एक पिक्चर, जब इन्होंने ओथ लिया, नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार जब ओथ लिया, तो ये पिक्चर है, प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं क्राउड को, प्रधानमंत्री गमछा उठा के यूं कर रहे हैं, और नीतीश कुमार उनके बगल में ऐसे ही खड़े हैं. That is a very telling picture of the balance of power having changed in Bihar today.
आज बिहार की सरकार में बीजेपी इज इन कंट्रोल। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और बढ़ता चला जाएगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी है। नीतीश कुमार का वो दबदबा नहीं है उनके स्वास्थ्य की वजह से। उनकी पार्टी में आधे से ज्यादा लोग आर वर्किंग इन टैंडम विद बीजेपी, वो पहले से ही हो गया था। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जबकि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। वो देखेंगे कब सही है। बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में सरकार को लीड करना, तो खैर उस दिशा में जा रहा है मामला, वो बात है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए संजीव क्या लेसन है? जो नेशनल आप बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या लेसन है इसमें से? हम उस पे आते हैं, 1 मिनट लार्जर फुटप्रिंट पे। बस नीतीश कुमार पे आखिरी सवाल। आपने स्वयं ये सारी बात समेट ली कि वो बैलेंस ऑफ पावर की इक्वेशन, वो तस्वीर दिखा रही थी, वहां का मंच का, गांधी मैदान का माहौल बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर नायक नजर आ रहे थे। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, उसका भी एक बड़ा कारण है कि उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी के केस में भगवान उनको शतायु बनाए, बट एक तरह से इट इज बिगनिंग ऑफ द एंड। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि नीतीश कुमार की लेगेसी या राजनीतिक विरासत से बीजेपी वंचित रह जाए कोई गलत कदम उठा के। तो वो उनको सम्मान से कुर्सी पे उठा के रखेंगे, जिससे जो उनका वोट है वो जब भी बटेगा इधर उधर फाइनली, तो बीजेपी को अपना फेयर या मोर देन फेयर शेयर मिले। तो ये भी एक इसका कारण है। सो इट इज इन अ वे, उन्होंने 10वीं बार शपथ ली है, बट इट इज ऑल्सो सिग्नलिंग द एंड ऑफ एन इरा इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एंड ऑफ एन एरा है ये। जहां बिहार की पॉलिटिकल जोड़ी, एस पॉलिटिकल जोड़ी लालू यादव और नीतीश कुमार ने दिशा दी है बिहार को और देश को भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो एक हिस्सा थे दोनों। तो एक बैकवर्ड लीडरशिप सामने आई है जो कि पहले नहीं थी। और इंटरेस्टिंगली जो एक और चीज मैं कहूंगी, लालू यादव और नीतीश कुमार ने कुशवाहा कम्युनिटी, जो और एक है ओबीसी, कुर्मी कुशवाहा जो बोलते हैं, उनको नहीं आगे आने दिया। दोनों का इंटरेस्ट था, उनको नहीं आगे आने देना। आज बीजेपी कुशवाहा को आगे कर रही है। सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तो लालू की कैबिनेट में भी रह चुके हैं और पुराने नेता हैं, तो उनको आगे ला रही है। और ये एक दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी में पावर कैसे डिवॉल्व कर रहा है। संजीव यादव, कुर्मी, कुशवाहा, महादलित, जो हाशिए पे रहे थे पहले, ये 85% है जो हाशिए पे रहा था, उनके उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो पावर वील्ड कर रहे हैं। अब वो क्वालिटी ऑफ पावर क्या है, उसमें परिवारवाद बहुत बड़ी चीज है, वो उसमें और चीजें क्या है जिससे देश को फायदा हो, वो अलग चीज है। लेकिन हाशिए पे कम्युनिटीज जो हैं उन अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो उसमें नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो बिहार इलेक्शन आउटकम के अब जो परिणाम होगा, उसका जो फॉल आउट होगा और वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा नेशनल पॉलिटिक्स को, वो एक अलग लंबी पॉलिटिक्स पॉडकास्ट का विषय है आपके साथ। लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो बीजेपी की डोमिनेंस बिहार में बढ़ गई, ईस्टर्न इंडिया के और दरवाजे खुल गए, उड़ीसा वो पहले ही जीत चुकी है, मतलब एक पोल पोजीशन पे आ गई बिहार में जो वो आज तक नहीं थी, इस बार आ गई। इससे उनका एक जो बार्गेनिंग पावर, या जो भी अपने अलाइज के साथ, अलाइज कौन है, नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, उनके साथ भी वो और स्ट्रेंथेंड हो गए। जबकि वो ऑलरेडी, मतलब चाहे उनकी 240 सीट्स आई थी, लेकिन वो ऑलरेडी बिहेव तो ऐसे ही कर रहे थे जैसे मेजोरिटी सरकार है, स्ट्रेंथेंड ही थे। लेकिन अब सच में हो जाएंगे विद हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। एंड फाइनली 240 वाला नंबर तो जो लोकसभा का है, वो तो अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से जन्म की बात है। आज के समय में उसकी कोई रेजोनेंस ही नजर नहीं आ रही। बिल्कुल इनविंसिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से स्केल ऑफ वर्डिक्ट है ना बिहार का,
वो बहुत लोग जो वहाँ गए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आक्रोश नहीं था उनके प्रति। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस स्केल पे जीता जाएगा, जिसकी वजह से ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मतलब एसआईआर को लेके और अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हुई है, वो अलग चीजें अब वो कांग्रेस उठाएगी अगले दिनों में। लेकिन विमेन का सपोर्ट, ईबीसी का सपोर्ट, महादलित का सपोर्ट, ये तो नीतीश कुमार को है, जिसको बीजेपी लूज नहीं करना चाहती है। 12 एमपीज हैं यहाँ, तो वो बनाना ही था उनको। और क्योंकि उन्होंने तो अपने नंबर्स को डबल किया है ना, 43 से 85 हो गए हैं। भाजपा तो बिल्कुल 4 से 80s में आई है ना, तो उतना बड़ा लीप नहीं है। लेकिन भाजपा उसका बहुत समझदारी से मूव की है इनको बनाने में। लेकिन ये सवाल अब आ रहा है जो कि उठाया है सपा के एक वर्कर ने, नेता ने ये उठाया है कि इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप क्या अखिलेश यादव को दे दी जाए, मतलब बदलाव किया जाए। क्या इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप, लोग मानते हैं कांग्रेस के हाथ में, पर ऐसा कुछ फॉर्मल सिस्टम है ही नहीं, लीडरशिप है ही नहीं, मीटिंग्स होती ही नहीं है। और क्या इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनको ये जरूरत भी शायद नहीं महसूस होती कि स्टेट इलेक्शंस में इंडिया की जरूरत ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी अब लड़ेगी, ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस से नहीं करेंगी, तो ये तो अपनी एक बायलैटरल अरेंजमेंट है ना, उसमें इंडिया ब्लॉक का तो कुछ नहीं है। स्टालिन करेंगे तो कांग्रेस के साथ करेंगे, अखिलेश यादव के साथ तो करेंगे नहीं, उसका कुछ, उनका कुछ पकड़ ही नहीं है। तो वो बायलैटरल अरेंजमेंट्स होंगे स्टेट इलेक्शंस में। नेशनल इलेक्शन में जाके इंडिया ब्लॉक क्या स्वरूप लेगा, क्या थिंकिंग अभी होगी? अभी तो वो बहुत दूर की बात लग रही है क्योंकि उसके बीच में जो इतने बड़े इलेक्शन होंगे, बंगाल, तमिलनाडु अगले साल, फिर उसके बाद यूपी उसके अगले साल 2027 में, तो पता नहीं उस समय राजनीति की क्या स्वरूप बन चुका होगा। जी, अगला साल जो है ना, ये जो 26 आ रहा है, अगर ऑपोजिशन ठीक से लड़ती है, मुश्किल है क्योंकि जैसे जैसे भाजपा इतनी आक्रामक होती जा रही है, इतनी पावरफुल, मनी है, सब कुछ है, तो कैसे करेंगे? लेकिन वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, असम में लड़ाई कांग्रेस की है, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई लगे हुए हैं। तमिलनाडु आज भी डीएमके का चांस हो सकता है। केरला तो भाजपा का है ही नहीं बिल्कुल भी। तो कांग्रेस माना जा रहा है वहां आएगी। तो ये दिस ईयर कैन बी द ऑपोजिशन ईयर व्हिच कैन चेंज द मूड, अगर ठीक से लड़े, सोच समझ के लड़े, हिम्मत से लड़े, क्योंकि अब तो डिमोरलाइजेशन बहुत हो गया है ऑपोजिशन के रैंक्स में। ये जो पिछले चुनावों के की जीतें हुई है ना, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, उससे एक मोराल पे तो इम्पैक्ट पड़ा ही है ऑपोजिशन के कार्यकर्ता। तो 2025 जब अंत होने जा रहा है, तो उस समय बीजेपी बिल्कुल इनविंसिबल नजर आ रही है, उसका रथ, विजय रथ कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, 2026 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए, अगर इफ दे कैन गेट देयर एक्ट टुगेदर और किसी तरह से कम बैक पे वापसी पर आए, तो फिर हम फिर से एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक स्थिति देख सकते हैं, लोकतांत्रिक, कि भाई पक्ष विपक्ष थी। नहीं तो अभी तो पक्ष पूरी तरह से हावी है, सत्ता पक्ष। तो अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे, आज की बात को यहीं विराम देते हैं नीरजा जी। तब हम कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं, कांग्रेस किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स करे और ऑपोजिशन किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स करे, अगर आप सहमत हो तो इस विषय पे बात करेंगे अगले सप्ताह। बिल्कुल संजीव, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट इट। और आपकी बातें सुनना और ये सब पास्ट के किस्से कहानी सुनना, जिस तरह से आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ अमेलगमेट करती हैं इतनी खूबसूरती के साथ, इतना आनंद आता है नीरजा। सो बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि नीरजा चौधरी के साथ हमारी ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। नीतीश कुमार पे हमने बात की, भारतीय राजनीति की मौजूदा, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का जिक्र किया, और अगली बार विपक्षी राजनीति पे बात करेंगे, इस बात पे भी नीरजा के साथ सहमति ली। तो अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए,
और हमारी कंटेंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिजनों के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।